जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ये दृष्टि आईएएस का फुल लेंथ टेस्ट है, तो इसे देखा जाएगा। और देखिए कि थोड़ा-सा जो पीडीएफ है, पीडीएफ का क्रम गड़बड़ा गया है। 600 पीडीएफ है, उसमें से लाइन से नहीं मिल रहा है, तो टेस्ट देखना ज़रूरी है। ये क लाइन से देखना ज़रूरी नहीं है। तो ये 20वाँ टेस्ट है और इसके पहले 16 कराए थे, 17, 18, 19 कहाँ है पता नहीं चला है। तो ये करा देते हैं, फिर जैसे वो मिलेगा तो वो भी कराएँगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उप घटक साइट के योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है और बताना है। तो चलिए पहला देखिएगा ऑप्शन, यह हाइड्रोजन उत्पादन में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। एकदम सही है। यह योजना औद्योगिक अंगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु हरित हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये भी सही है। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। थोड़ा-सा इसके बारे में देखा जाए, इस योजना का कुल अगर परिव्यय का बात किया जाए, तो 17,000 करोड़ इसमें रखा गया है और जिसे 5 वर्षों में वितरित किया जाना है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। तो ये थोड़ा-सा आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, यह भारत का पहला निजी उपग्रह मिशन है जिसमें ओप्टोसार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, जो ऑप्टिकल और रडार सेंसरों का एकीकरण करती है। एकदम सही है। देखिएगा कि ये जो ओप्टोसार है, इमेजिंग उपग्रह है और ये भारतीय निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा का देखिएगा कि यह उपग्रह उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करने हेतु अभिकल्पित है तथा इसरो के पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि ये स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा, ना कि पीएसएलवी के द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित खोजना है। एक तरफ चर्चा में दिया गया है और एक तरफ देश दिया गया है। तो इसमें कौन-कौन सही है ये बताना है। पहला में दिया गया है अवदीव्का, ये यूक्रेन में है, ये आपका एकदम सही है। और रफ़ा दिया गया है, रफ़ा देखिए कि गाज़ा पट्टी में है, ना कि सऊदी अरब में है। तो ये याद रखिएगा, रफ़ा कहाँ पे है? गाज़ा पट्टी में। गाज़ा पट्टी में आप जानते ही हैं कि हिंसा बहुत ज़्यादा है, इज़राइल इसमें अपना सैनिक उतारा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पोर्ट सूडान, तो ये तो आपका सूडान आसानी से आप जान पाइएगा, ये सही है। स्टेपनाकर्ट, ये आपका अज़रबैजान में है, ये भी आपका देखिएगा कि न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों जो अवदिका है, ये यूक्रेन में है और पोर्ट सूडान सूडान में है। स्टेपनाकर्ट ये देखिए अज़रबैजान में है। रफ़ा जो है ये गाज़ा में है। तो देखिए 1, 3, 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएसी की 1267 प्रतिबंध समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि यह आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंधों से संबंधित है। एकदम सही है। देखिए कि जो 1267 ये आपका है, तो ये आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाता है, जैसे अल-कायदा हो गया, ऐसे संगठनों पे। दूसरा में दिया गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन काम करता है। देखिए कि ये संयुक्त राष्ट्र परिषद के अंतर्गत काम करता है, महासभा नहीं होगा। तो देखिए कि आपसे क्वेश्चन देखिएगा कि घुमा के पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये आपका इसके अंतर्गत काम करता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, केवल एक सही है, तो कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला में देखिएगा, G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं, एकदम सही है। G4 भारत G4 का सदस्य है, ये भी आपका सही है। ब्राजील G4 का सदस्य नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ब्राजील भी G4 का सदस्य है। देखिए कि G4 जो है इसमें आपका कौन कौन राष्ट्र आ जाएगा, तो भारत आ जाएगा और भारत के साथ जापान आ जाएगा, जापान के साथ ब्राजील आ जाएगा, ब्राजील, और ब्राजील के साथ देखिए कि जर्मनी आ जाएगा। इन लोगों का प्रयास है कि यूएन जो है यूनाइटेड नेशन, उसमें अस्थायी प्रतिनिधि हासिल करना। तो ये चारों मिलके अपना एक समूह बनाया है लोग, और ये यूएन यूनाइटेड नेशन जो है उसमें अस्थायी जो प्रतिनिधि है लोग 5 देश, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन और फ्रांस और ये रसिया। तो ये 5 जो देश है लोग, ब्रिटेन शायद तो उसमें नहीं है, तो ये 5 जो देश है लोग, तो यही इसमें देखिएगा कि डिसीजन लेता है लोग, तो इसमें ये शामिल होना चाहता है लोग, इसीलिए ये एक अलग अपना समूह बनाया है लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सही पूछा जा रहा है, तो 1 और 2 सही है, तीसरा का गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है इंडो पैकॉम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, यह यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड को संदर्भित करता है, एकदम सही है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए कि यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड की स्थापना 1 जनवरी 1947 को किया गया था और यह एक एकीकृत कमान के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पुरानी अर्थात सबसे बड़ी एकीकृत कमान में से एक है, तो ये ध्यान देना है। और देखिए कि अमेरिका की एकीकृत सैन्य कमांडों में से ये जैसे जितना उनके पास है, तो उनको एकत्रित जैसे युद्ध के समय में आपका मान लीजिए कि जो नाविक होता है, एयरफोर्स होता है, थल सेना होता है, तो तीनों में समन्वय स्थापित करने के लिए ये बनाया गया है। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हवाई में है, तो ये आप याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें दिया गया है, यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये आपका एकदम सही है। यह औषधीय पौधे के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहन करता है, ये भी सही है, दोनों सही है। देखिए कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और देखिए कि इसका संरक्षण जैव विविधता तथा पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है कथन की सहायता से। पहला में दिया गया है, क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है, एकदम सही है, ये चारों देश हैं। और देखिए क्वाड एक सैन्य संगठन है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्वाड जो है ये सैन्य संगठन के अंतर्गत नहीं आता है, क्वाड हिंद प्रशांत सहयोग पर केंद्रित है, ये आपका एकदम सही है। देखिए कि हिंद और प्रशांत जो महासागर है उसमें सुरक्षा को लेके ये काम करता है लोग, चारों देश मिलके। और हिंद महासागर में देखिए चीन के बढ़ते कर्त को उसको संतुलन बना के रखने के लिए इनका संगठन किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। क्वाड ये आपका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका साथ में है लोग, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, इसमें पूछा जा रहा है हरित जलवायु कोष GCF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिएगा पहला में दिया गया है, इसकी स्थापना कानकुन समझौते के तहत की गई थी, एकदम सही है, ये कानकुन समझौता के तहत किया गया था। यह UNFCCC की वित्तीय तंत्र की एक परिचालन इकाई के रूप में कार्य करता है।
ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 9 फरवरी 2000 2010 ईस्वी में किया गया था। और जो ये कानकुन है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका मेक्सिको में है, तो इसी के नाम पे इसे कानकुन समझौता बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह की धरोहर शामिल हो सकती है, ये आपका एकदम सही है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में त्योहार और वार्षिक परंपराएं भी शामिल हो सकती है, ये भी आपका सही है। यूनेस्को का मुख्यालय जनेवा में है, ये आपका गलत हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय जनेवा में नहीं है, बल्कि देखिए कि इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस में पड़ेगा। तो पेरिस याद रखिएगा। और पेरिस को देखिए कि सूर्य और सूर्यों का देश भी बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए कि भारत में अभी तक 40 से अधिक ऐसे स्थल हैं जो इसमें शामिल किया जा चुका है यूनेस्को में, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए कि एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण अप्रैल 2026 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किन निकायों ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन में का आयोजन किया है? तो कौन कौन मिल के किया है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कि पहला में दिया गया है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि 10 अप्रैल 2026 को किया गया था और ये बेंगलोर में किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा, बेंगलोर। और बेंगलोर ये आप याद रखिएगा। अब इसमें ऑप्शन देखा जाए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो एकदम सही है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री अकादमी ये भी सही है। रक्षा अनुसंधान विकास डीआरडीओ इसमें शामिल नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय महासागर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है भारतीय महासागर सम्मेलन 9वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया गया, जिसका आधिकारिक विषय था हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन, ये आपका एकदम सही है, तो इसका थीम याद रखिएगा। और दूसरा का ऑप्शन में दिया गया है यह सम्मेलन एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसे और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि इस सम्मेलन का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा नहीं बल्कि इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, तो इंडिया फाउंडेशन याद रखिएगा। और मॉरिशस सरकार और भारत के विदेश मंत्री के निकट सहयोग से किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। तो दूसरा का गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एथलीटों की प्रतिभा की पहचान और चोट के जोखिम के आकलन के लिए जैव प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए पहला में दिया गया है हरियाणा, ये आपका हरियाणा नहीं है। गुजरात है, उड़ीसा नहीं है, पंजाब भी नहीं है। तो इस प्रकार देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि यह स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। और देखिए कि इसके सहायता से जो भी एथलेटिक हैं उनके भविष्य के लिए सहयोग करना है और उनकी जो शारीरिक क्षति होता है उसको पूरा करना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत की पहली ओपन क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में स्थित है? तो देखिए कि बेंगलोर तो नहीं होगा, हैदराबाद भी नहीं होगा, अमरावती हो जाएगा। अमरावती आपका देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पे स्थापना किया गया है। और ये पुणे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। केवल 3 आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में समाचार में रहा पीटर
मैगियार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए कि पीटर मैगियार ये आपके हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, FNTA संविधान के अनुच्छेद 371 के प्रावधान को प्रभावित नहीं करता है। ये आपका एकदम सही है। देखिए कि आर्टिकल जो 371 है ये नागालैंड के संबंधित है, यानी नागालैंड से, लेकिन जो ये है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ये शांति के लिए त्रिपक्षीय समझौता है, तो इसको देखिए इससे नहीं जोड़ा जा सकता है 371 से, ये आपका अलग हो जाएगा। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, तो इस प्रावधान को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे का ऑप्शन देखिएगा, इस विशेष स्वशासी प्राधिकरण की मांग राज्य के 6 पूर्वी जिलों को शामिल करती है तथा इसका नेतृत्व ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। ये भी आपका सही है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 9वें प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान किस देश ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण की? तो ये ग्रहण किया गया है भारत के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और इसमें देखिए कि कितने देश हैं शामिल, तो 33 देश इसमें शामिल हैं और 20 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था, तो ये याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया था। और विशाखापट्टनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह जिला है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में देखिएगा कि CCUS में बड़े औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही अलग करना शामिल है। एकदम सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा का देखिएगा कि अधिकृत CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे संसाधित करके सीमेंट, सिंथेटिक ईंधन और विशेष पॉलीमर जैसे औद्योगिक पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। एकदम सही है। जो काला काला राख जैसा निकलता है उसी के बारे में बात हो रहा है। वैश्विक कार्बन लेखांकन नियमों के तहत भूमिगत भूकंपीय जोखिम के कारण लवणीय जल भीति में CO2 का गहन भू-वैज्ञानिक भंडारण पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ये आपका गलत हो जाएगा, पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा का गलत है। देखिए कि छीन हो चुके तेल एवं गैस भंडारों अथवा गहरे लवणीय जल भीतों में गहन भू वैज्ञानिक पृथक्करण वैश्विक जलवायु ढांचे के अंतर्गत दीर्घकालीन भंडारण की एक प्रमुख स्थान मान्यता प्राप्त विधि के द्वारा वहां पे रखा जा सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि यह नीति आयोग तथा उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई एक वार्षिक नैदांतिक रिपोर्ट है, तो ये आपका देखिएगा कि गलत हो जाएगा। अगर देखा जाए कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 का प्रकाशन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा किया गया है, जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सेंटर जस्टिस और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी तथा TISS का ये प्रयास है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें नीति आयोग का कोई काम नहीं है। इसने मानव संसाधन, लैंगिक विविधता, कार्यभार और संरचना तथा बजट इन 5 विषयों के अंतर्गत 11 संकटों का मूल्यांकन किया। ये आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण जिसका नाम है सुदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए पहला में दिया गया है, यह एक जनरेटिव AI इंजन है जिसे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा प्राचीन संस्कृतीय तारपत्र पांडुलिपियों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करने हेतु प्रारंभ किया गया है। देखिए कि पहला जो है ये आपका गलत हो जाएगा।
और दूसरा का ऑप्शन देखिए कि यह प्रणाली एक डीप न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है जो धूमिल हो चुकी लिपियों का 90% से अधिक सटीकता के साथ पुनर्निर्माण करने में सक्षम है। ये भी आपका गलत है, दोनों गलत है। देखिए कि भारतीय प्रतिभूति अधिनियम बोर्ड यानी सेबी कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित बाजार निगरानी प्रणाली सुदर्शन लागू की गई है, जिसका उद्देश्य है सोशल सोशल मीडिया देखिएगा कि सोशल मीडिया पर मिथ्यापूर्ण वित्तीय विश्लेषणों और निवेश सलाहकारों तथा भ्रामक सामग्री की निगरानी करना और उन्हें नियंत्रित करना। तो आजकल देखिए कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा ऐसे भ्रांतियाँ फैलाया जा रहा है हर क्षेत्र में, तो उसको ये नियंत्रित करेगा सुदर्शन। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा लाया गया है? तो सेबी के द्वारा लाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है एआई मॉडल हनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हनुमान के बारे में बताना है। पहला में दिया गया है, यह एक बहुसंस्थागत परियोजना है जिसका उद्देश्य अनुकूलित ओपन सोर्स बहुभाषी इंडिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एक समुच्चय विकसित और प्रक्षेपित करना है। एकदम सही है। यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के नेतृत्व में तथा घरेलू प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से गठित एक संयुक्त संघ द्वारा विकसित की जा रही है। ये भी सही है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से बैंकिंग अनुवादों पर केंद्रित है और स्वास्थ्य एवं शासन संबंधित इनपुट से संबंधित नहीं कर सकता है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा कि ये विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि बहुआयामी या मल्टी मॉडल क्षेत्रों में उसके अनुरूप है। इसमें आपका देखिए कि स्वास्थ्य निदान, क्षेत्रीय शासन पोर्टल और कृषि परामर्श से संबंधित, यहाँ पे विकास से संबंधित ये आपका केंद्रित है। तो ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साथी अधिनियम 2025 का पूर्ण रूप है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन एवं संवर्धन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि वर्ष 2025 में ये संसद ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के स्थान पे ये साथी अधिनियम लेके आया है। तो ये आप याद रखेगा कि किस अधिनियम के स्थान पे लाया गया है, तो 1962 के अधिनियम के स्थान पे लाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकेला या माइकेला बेथेस या बेथोस, माइकेला बेथोस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो एक बार अभी पढ़ लीजिएगा, माइकेला बेथोन्स। तो देखिए कि ये पृथ्वी के लगभग 100 किलोमीटर ऊपर गई थी, तो ये आप याद रखिएगा, इनका नाम है माइकेला बेथोन्स। अगला क्वेश्चन है 23 के बाद 24 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन COP13 वर्ष 2025 में ब्राजील के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये ब्राजील के देखिएगा कि कहाँ पे किया गया था, तो ये आपका बेलम में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। करंट अफेयर क्लास में ये सभी आपका क्वेश्चन मिलेगा। और ये देखिए कि जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है, तो ये वैश्विक मुतिराव समझौता है, सहयोग और कार्यान्वयन पर केंद्रित कोई नया बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है, लेकिन इसमें जलवायु से संबंधित कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 और 2 को मिलान करना है, एक तरफ तारीख दिया है और एक तरफ उसका दिवस दिया गया है, तो ये बताना है। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 दिवस मनाया जाता है, तो बार बार आप पढ़े होंगे। तो 1 का 2 हो जाएगा, तो ये कट गया और ये कट गया। 4 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को देखिएगा भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को देखिएगा कि
मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को जानते ही हैं किसान दिवस मनाया जाता है। तो 1 का 2 और बी का 1 और सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण शासन में अपने कार्य के लिए यूएनईपी का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो देखिए कि इसके विजेता आपके हैं सुप्रिया साहू। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए कि ये तमिलनाडु सरकार के लिए पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के आंतरिक मुख्य सचिव रह चुकी हैं और वहाँ पे जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत काम किए हैं, तो उनके लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, ओमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि ओमान का मुसद्दम प्रायद्वीपीय होर्मुज जल डमरूमध्य यानी कि जल संधि के किनारे स्थित है, तो ये आपका एकदम सही है। ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जिसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया था, ये आपका एकदम गलत है। देखिएगा कि सुल्तान बैथम बिन तारिक ये ओमान का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा ये सम्मान है जो कि पीएम मोदी को दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। और होर्मुज जल संधि के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा ये समाचार पत्रों में है। ईरान के द्वारा इसे बंद कर दिया गया है और पूरी दुनिया का 20% से अधिक आपका तेल का निर्यात आयात यहीं से होता है, इसी रास्ता से। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट मिसाइल पिनाका निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा डीआरडीओ के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसका डिजाइन कौन तैयार किया था? तो आयुष अनुसंधान और विकास संस्था के द्वारा ये तैयार किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। उच्च गतिशील और त्वरित तैनाती क्षमता के लिए जाना जाता है पिनाका, तो ये आप याद रखिएगा। और ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? तो ये आपके ब्राजील के हैं, नहीं सॉरी ब्राजील के नहीं, पुर्तगाल के हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि भारत में शीर्ष 10% आय अर्जित करने वाले लोग राष्ट्रीय आय के आधे से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेवार हैं, ये आपका एकदम सही है। और देखिए कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपका गलत है। ये रिपोर्ट विश्व बैंक नहीं, वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 30 का। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, फुलवरिया अभिलेख का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, प्रताप धवल देव के द्वारा। देखिए कि हाल फिलहाल में ये अभिलेख मिला है, फुलवरिया अभिलेख, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये किसके द्वारा कराया गया था? तो प्रताप धवल देव के द्वारा। फुलवरिया कहाँ पे है? तो ये रोहतास हो जाएगा, रोहतास। और ध्यान दीजिएगा कि रोहतास जो है ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है बिहार का, और महिला या पुरुष दोनों में। और देखिए कि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, साथ में गेहूं उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है, तो इतना जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मंदार पहाड़ी या मंदार पर्वत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में इसका उल्लेख समुद्र मंथन के दौरान मथनी के रूप में प्रयुक्त पर्वत के रूप में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मथनी का मतलब क्या होगा कि जैसे देखिए कि घी जो निकाला जाता है दही में से, तो एक ऐसे डंटा की तरह रहता है जिसके द्वारा घुमाया जाता है, तो उसे मथा जाता है, वैसे ही यहाँ पे मथनी उसका अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखें, बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन करता है? तो ये तो आप जानते ही हैं, नालंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है
इसमें पूछा जा रहा है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो ये पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो गया जी बताइएगा। गया जी जिला, जो कि गया से क्या और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक तो गौतम बुद्ध के बारे में पूछेगा तो वो तो आप जनरली जानते होंगे। दूसरा का ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जिला कौन सा है और सबसे ज़्यादा गर्म। तो ठंडा और गर्म दोनों ज़्यादा पे यहाँ की गिरता है, तो ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बिहार में बूढ़ी गंडक नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि मसान नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम बिहार के पश्चिम चंपारण के जो पश्चिम चंपारण जिला है, बीसल उसका नाम है, बीसम्भ बीसमपुर नाम है, तो ये बीसमपुर याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से होता है, ठीक है। और पश्चिम चंपारण जानते हैं कि वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से, और टाइगर रिजर्व वहाँ पे एक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में बिहार में कितनी नगर पंचायतें हैं? तो बिहार में अगर नगर पंचायत का बात किया जाए तो 157 है, तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। और डिस्ट्रिक्ट तो आप जानते हैं कि 38 है। ISFR 2023 के अनुसार बिहार में खुले वन क्षेत्र का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो पहला तो आप जानते हैं, दूसरा रोहतास में है, और पहला आपका कहाँ पे है, कैमूर में है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार का राजकीय फल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फल आपका आम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार के राजनीतिक इतिहास में बाबूजी के नाम से लोकप्रिय कौन थे? तो बाबूजी के नाम से लोकप्रिय कौन थे? तो ये थे जगजीवन राम, तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, ये तो आप जानते ही हैं कि संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। 1942 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भी ये काम किए थे, और गोरिल्ला युद्ध ये चलाए थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में तो जानते ही हैं, शेक्सपियर ऑफ बिहार इन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, अकबर के शासनकाल में किस शासक ने रोहतास को राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह के द्वारा रोहतास को राजधानी बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गिनी गुणांक, ये आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि गिनी गुणांक आय या संपत्ति के असमानता का एक मापक है, एकदम सही है। शून्य का मान पूर्ण असमानता को दर्शाता है, ये भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि 0 से 1 के पैमाने पे असमानता को मापा जाता है, जहां उच्च मान अधिक असमानता का संकेत देते हैं, और इसे कुछ मामले में 0 से 100% के रूप में संकेत किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। 0 का मान पूर्ण समानता को दर्शाता है, यानी सभी की आय समान है, और 1 का मान पूर्ण असमानता को दर्शाता है, जहाँ एक ही व्यक्ति को पूरी आय प्राप्त होती है, अन्य सभी व्यक्तियों को कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो ये आपको दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित आर्थिक योजनाओं तथा उसके प्रस्तावकों के युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका सही सुमेलन खोजना है। पहला में दिया गया है कि बॉम्बे प्लान JRD टाटा और GD बिरला के द्वारा ये चलाया गया था 1946 के आसपास में। उस समय के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके द्वारा मिलकर चलाया गया था। पीपल्स प्लान ये MN रॉय के द्वारा चलाया गया, एकदम सही है। गांधीवादी योजना ये आपका देखिए कि श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा ये दिया गया था, न कि जयप्रकाश नारायण, तो ये गलत हो जाएगा। सर्वोदय योजना अभी बताए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ये सही है। 42 के बाद देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत एराइज एनिक
कार्यक्रम का मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। तो कौन बढ़ावा देता है? तो स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच अनुसंधान और नवाचार का ये बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत एराइज एनिक कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप और एमएसएमई के अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने और उसके प्रति आस्थात्मक बनाने के लिए लाया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और कल्याण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है जीडीपी में वृद्धि से आय का समान वितरण होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। जीडीपी आपका दर्शाता है पूरे नागरिक को एक समान मान के, तो ये आय में असमानता वितरण नहीं करता है। यहाँ पे देखिए किसी के पास ज़्यादा हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है। जीडीपी में वृद्धि सतत विकास सुनिश्चित करता है, ये भी आपका गलत है। देखिएगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। जीडीपी में सतत विकास सुनिश्चित नहीं करता है, इसमें पर्यावरण और धारणीय विकास छोड़ दिया जाता है। तो देखिए कि एक देश में कोई व्यक्ति धनी हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है और कोई देश आपका विकसित भी हो सकता है, लेकिन वहाँ देखिए कि पर्यावरण असंतुलित हो सकता है, प्रदूषण वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, तो ये आपका सतत विकास नहीं करता है। तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ना एक ना दो। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से विस्तारवादी राजकोषीय नीति के साधन है? सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि निगमों की कर दरों में कमी, ये आपका सही हो जाएगा। सार्वजनिक और संरचना पूंजीगत व्यय में कमी, ये आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति नहीं है। देखिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का विस्तार, ये आपका सही हो जाएगा। सीमा शुल्क और आयात में वृद्धि, सीमा शुल्क और आयात में वृद्धि होगा तो ये कमी दर्शाया जाएगा, ना कि वृद्धि। तो 1 और 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अधिरोपण भारत में केवल प्रत्यक्ष कर श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है व्यक्तिगत कर, ये एकदम सही है, ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा। निगम कर, ये भी आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। प्रतिभूमि लेन देन, ये भी आपका प्रत्यक्ष कर है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, ये अप्रत्यक्ष कर है। जो देखिएगा कि जीएसटी है, तो मान लीजिए कि कोई हम लोग बिस्कुट खरीदते हैं तो उस पे हम लोग डायरेक्ट सरकार को थोड़े ना देते हैं, बिस्किट पे देते हैं, वो कंपनी देता है सरकार को, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन और अभिकथन है। तो अभिकथन में देखिए कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के आशय है किसी विदेशी इकाई द्वारा किसी अन्य देश की उत्पादन परिसंपत्ति या व्यावसायिक परिचालन में किया गया निवेश, ये आपका गलत हो जाएगा। जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है, ये देखिए कि शेयर किसी खरीद सकता है, शेयर और बॉन्ड्स खरीदता है लोग, और डिवेंचर या म्यूचुअल फंड में इसमें प्रबंधन नियंत्रण के लिए पैसा लगाता है लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पूंजी निर्माण और प्रौद्योगिकी अंतरण में योगदान देता है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं कि 1995 में किया गया था। गेट के जगह पर इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसमें देखिए कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका मुख्यालय बताना है। तो चलिए देखा जाए। पहला में दिया गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, इसका कहाँ पे है? तो ये सार्क के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में पड़ेगा, जो कि नेपाल की राजधानी है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए तो देखिएगा कि इसमें 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश कौन कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये आप याद रखिएगा। और दूसरा का देखिए कि विश्व बैंक। विश्व बैंक जो देखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। तो बी का आपका 4th हो जाएगा। इसका स्थापना अभी हम लोग ऊपर देखे हैं लोग कि कब हुआ था, और देखिएगा कि 189 देश इसमें शामिल है लोग, तो ये याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे पड़ेगा? तो जनेवा में पड़ेगा। तो सी का आपका 2 हो जाएगा, और 166 देश इसमें शामिल है लोग।
एशियाई विकास बैंक, इसका मनीला में पड़ेगा जो फिलीपींस में है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक का आपका सी, और बी का दो का आपका हो जाएगा, या बी का देखिएगा कि फोर्थ हो जाएगा, और सी का आपका टू हो जाएगा। तो ये मिलान करेंगे लोग तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए का 3, बी के 4, सी के 2 और डी के 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड की मुख्य भूमिका सही वर्णन करता है। तो नाबार्ड का मुख्य भूमिका कौन सही कर रहा है, तो देखिए कि जो नाबार्ड है यह ग्रामीण ऋण संस्थाओं को पुनः वित्त प्रदान करता है तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो पहला में देखिएगा कि पूरक पोषण ये आपका शामिल है, टीकाकरण भी शामिल है, परिवार नियोजन इसमें शामिल नहीं है, पोषण और स्वास्थ्य भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है, जो वर्ष 2025-26 के लिए 4.4 के संशोधित अनुमान से कम है। ये आपका एकदम सही है। बजट में भारत के घरेलू बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव किया गया है। ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो देखिए मानव शरीर का तो सबसे बड़ा भाग आपका फीमर है, ये तो आप जानते ही हैं, और इसमें सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है मस्तिष्क का, तो कौन सा हो जाएगा, प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि आपका प्रमस्तिष्क दो भागों में विभाजित होता है, दायां और बायां प्रमस्तिष्क। ये गोलार्ध जैसा होता है, यानी कि इस प्रकार ये रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। प्रमस्तिष्क की बाहें जो अत्यधिक मुड़ी हुई होती है, जिसमें उभरी हुई रेखाएं रहता है, और इन सब का काम क्या है, सोचना समझना, यही सब काम है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाथों में भुजाओं की धमनियों में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कि डॉक्टर जब आते हैं लोग तो हाथ के धमनियों पर लगा लगा के चेक करता है लोग, तो उसमें देखिए सिपगो मैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और स्टेथोस्कोप तो ये धड़कन का जो आवाज़ होता है उसको जानने के लिए किया जाता है। ग्लूकोमीटर आप जानते ही हैं कि ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज के मापने के लिए, ग्लूकोज की मात्रा जो होता है। अगला क्वेश्चन है 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए, एक तरफ आपका वैज्ञानिक नाम दिया गया है, एक तरफ सामान्य नाम। तो देखिए कि मटर का आपका पाइसम स्टाइवम, ये आपका एकदम सही है। और देखिए कि मूंग का होता है फिजुलस ऑरियस, ये भी आपका सही है। सोयाबीन का देखिए कि ग्लाइसिन मैक्स होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अरहर का कजानस कजान, ये आपका सही है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चना का होता है साइरस एरिटिसिनियम, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, इसमें गलत बताना था। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो ये तो आप भी जानते होंगे, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये कहाँ पे रहता है, तो ये दिमाग में रहता है और पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि ये कहाँ पे रहता है, तो ये जो गर्दन रहता है वहाँ पे ये थायराइड जो हार्मोन है उसे स्रावित करता है, और इसके कमी से घेंगा रोग होता है। और अग्नाशय तो ये जानते ही हैं, यहाँ से इंसुलिन निकलता है, बहुत सारा निकलता है, ये पेट में होता है। चलिए 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कीट भक्षी पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए ये पहला में दिया गया है कि लगभग सभी कीट भक्षी पौधे को कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सभी के लिए नहीं। लेकिन देखिए कि जहाँ पे रेगिस्तानी एरिया होता है वहाँ पे कीट भक्षी पौधा ज़्यादातर मिलता है लोग। और ये क्या करता है लोग कि जो इन लोगों का पत्ता रहता है इसमें ऐसे धागा धागा करके और कोई छोटा कीड़ा बैठता है तो उसे फंसा लेता है लोग और धीरे धीरे उसको चूस के और उसको खा जाता है लोग। तो इन लोगों का नाइट्रोजन पूरा हो जाता है। उद्यानिकी मृदा कीट भक्षी पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपका सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर राशि दिया गया है, इधर सही मात्रक दिया गया है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है आवृत्ति, आवृत्ति हर्ट्ज में मापा जाता है, एकदम सही है। दाब पास्कल में मापा जाता है, ये भी सही है। पदार्थ की मात्रा मोल, ये भी सही है। शक्ति यहाँ पे जूल दिया गया है, जो कि देखिए कि शक्ति का ये वाट होना चाहिए, जूल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। तो यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस या विरल गैस का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नियॉन जो है ये आपका अक्रिय गैस या विरल गैस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और बाकी देखिएगा कि उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत कौन आएगा। आपका रेडॉन आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब आ जाएगा। तो 59 के बाद देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है फलीदार फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सबसे अधिक किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है। तो फलीदार फसलों में जैव उर्वरक के लिए सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है। तो राइजोबियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये भी आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है। तो इसमें कौन सी विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका आय विधि तो आ जाएगा, उत्पादन विधि भी हो जाएगा, व्यय विधि भी हो जाएगा, उपभोग विधि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर संकेतन माना जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सबसे बेहतर संकेतन है। तो पहला में दिया गया है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, सभी इसका पैमाना है, लेकिन सबसे जो अच्छा है प्रति व्यक्ति आय है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति में देखा जाता है कि इतना आय है, तो ये आपका सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार है। तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार कौन सा है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है सुशासन और पर्यावरण, ये भी हो जाएगा। संस्कृति एवं संवर्धन, ये भी आपका हो जाएगा। आर्थिक अवसर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो देखिए ये पहला में दिया गया है भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय लगभग 20 डिग्री है। भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 20 डिग्री है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि दक्षिणी सीमा अगर देखा जाए बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 सेकेंड हो जाएगा, और उत्तरी सीमा देखिएगा कि 37 डिग्री आपका 6 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको पूछना चाहिए कि दोनों में सीमा में कितना डिफरेंट है। तो देखिए कि डिफरेंट आपका 30 डिग्री के आसपास में होगा, इसको घटाइएगा तो ये आपका गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के लिए मानक माध्यांतर रेखा के रूप में चुना गया है, ये आपका एकदम सही है। देखिएगा कि प्रयागराज के
एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका मिर्ज़ापुर नाम है और वहाँ पे देखिए कि नैनी जगह है, नैनी ग्राम, तो वहाँ से ये रेखा गुज़रता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये आपको बताना है। तो देखिए कि पहला दिया गया है, यह पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पे गर्म समुद्री धाराओं की उपस्थिति है। एकदम सही है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य रूप से कम वर्षा और सूखा हो जाता है। ये भी आपका देखिएगा कि सही है। और यहीं पे अगर देखिएगा कि आपका एल नीनो दिया है, तो ये एल नीनो का दोनों प्रभाव देखने को मिलता है भारत में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि लगभग 10-15 दिन लेट से मानसून प्रवेश करता है भारत में एल नीनो के कारण। अगला क्वेश्चन है 66 के बाद 67 नंबर। पृथ्वी पे सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, तो कौन सा है? तो ये आपका ज्वालामुखी कुंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र देखिए कि आपका महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास में इसी से बना हुआ मिट्टी वहाँ पर मिलेगा, काली मृदा जो बना है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, सीसी कल्टर के अनुसार भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में देखिएगा कि 8 वनस्पति क्षेत्र को उसने बताया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आपका पूर्वी हिमालय हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी हिमालय हो जाएगा, असम क्षेत्र हो जाएगा, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, दक्कन क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, अंडमान निकोबार, ये सभी 8 प्रकार का क्षेत्र उन्होंने बताया है, तो ये आप याद रखिएगा। और 1937 में इनके द्वारा ये रिसर्च किया गया था, जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहा था लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है? तो देखिए कि अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मात्र 107 किलोमीटर सीमा साझा किया जाता है और इस सीमा का नाम है डुरंड रेखा। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ होगा? तो 4096 किलोमीटर आपका हो जाएगा किससे? बांग्लादेश से, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के उद्गमित होने वाली नदियाँ के उदाहरण हैं। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये समानांतर अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सभी कोई देखिएगा कि जो पश्चिमी तट का जो नदी है, तो ये समानांतर प्रवाहित होता है लोग, तो इसीलिए इसे समानांतर अपवाह प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, इसमें मिलान करना है। इसमें आपका देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखा जाए। पहला में दिया गया है रेनी टीडिन, ये आपका हो जाएगा एंटासिड हो जाएगा, तो ए का आपका 1 हो जाएगा। इम्प्रोनाइजिड, ये आपका हो जाएगा एंटी डिप्रेसेंस हो जाएगा, तो ये आपका बी का 4th हो जाएगा। और देखिएगा एस्पिरिन, एस्पिरिन तो जानते ही हैं कि ये आपका एक दवा के रूप में काम में आता है सर दर्द के, ये हो जाएगा एनाइलेजेसिक, एनाइलजेसिक, एनाइलजेसिक। और पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता है? तो सार्वभौमिक दाता तो आप जानते ही हैं कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो बी आपका सही हो जाएगा। रक्त ओ आपका हो जाएगा, जो ओ रहता है ये किसी को भी दिया जा सकता है, ओ निगेटिव, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ओ पॉजिटिव दिया है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, ओ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और सर्वग्राही अगर यहीं पे पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए बी प्लस हो जाएगा, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 72 के बाद 73 नंबर। पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा गेहूं का कीट्स जो रोग होता है, ये कवक के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तंबाकू में मोजेक रोग होता है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 के बाद 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम मनुष्य में तब होता है जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है? तो देखिए कि गुणसूत्र जो होता है, ये माता पिता दोनों का अगर देखा जाए, थोड़ा सा हम बताएं तो
कितना 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है तो टोटल 46 हो जाएगा, और 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है दोनों में सामान्य होता है, एक जोड़ा जो होता है वो अलग होता है। तो देखिए कि 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि जब आ जाता है तो कौन सा हो जाएगा, तो डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि एक अगर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 47 गुणसूत्र हो जाता है, जिसके कारण उसमें बीमारी आ जाता है डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। ट्रांसक्रिप्शन शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ट्रांसक्रिप्शन शब्द के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए कि डीएनए से आरएनए प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है एक तरफ एंजाइम और एक तरफ स्रावित अंग, यानी कि कहाँ से वो स्रावित होता है। तो एमाइलेज दिया गया है, तो एमाइलेज ये आपका हो जाएगा लार ग्रंथि है, तो ये आपका 1 का 3 हो जाएगा। पेप्सिन जो है ये आमाशय से निकलता है, और पीत रस देखिएगा कि ये आपका पित्ताशय हो जाएगा, और ट्रिप्सिन आपका अग्नाशय हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो 1 का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। तो यहाँ पे अगर मिलान करेंगे तो 1 का 3 और बी का 2, तो ये दोनों तो कट गया, सी का 1 तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपका नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस में देखिएगा कि कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, कथन और कारण वाला दिया गया है। अभिकथन में देखिएगा कि यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये आपका देखिएगा कि यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ग्रंथि का जब बात आएगा तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, एकदम सही है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है, ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेकिन इसका डिस्क्राइब सही से नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किसका मिश्रण है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पिक्रीज अम्ल के नाम से जाना जाता है। पिक्रीज, तो ये पिक्रिक लिखा है, सॉरी पिक्रीज नहीं पिक्रिक। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा होगा, तो इसमें ट्राइनोट्रोलूसिस ये आपका नहीं होगा। ट्राइना देखिएगा कि ट्राइना इटोफेनॉल टीएनपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक सीधे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम 235, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कण को घोस्ट पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। तो घोस्ट पार्टिकल कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉनो, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए कि एक होता है गॉड पार्टिकल, तो गॉड पार्टिकल के बारे में तो जानते ही होंगे, इसके पहले हम लोग देखे भी थे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कि सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत बॉम्बे दक्कन क्षेत्र में हुआ था, ये आपका सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का बंदोबस्त सीधे रैयतों के साथ किया जाता था, ये भी सही है। देखिए कि अंग्रेजों के द्वारा बोला गया कि जमींदारी प्रथा या और जो प्रथा है उसके कारण किसानों का शोषण हो रहा है, तो डायरेक्ट ये किसान के साथ ही अपना संबंध बनाया लोग, जिसे रैयतवाड़ी बोला जाता है। हालांकि इसमें भी देखिएगा कि शोषण ही देखने को मिलता है, तो 83 का राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 के अनुसार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी। तो देखिए कि 14 वर्ष निर्धारित किया गया था, और वहीं पे देखिएगा कि पुरुषों के लिए 18 वर्ष था, तो ये ध्यान दीजिएगा, महिला के लिए 14 वर्ष, पुरुष के लिए 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन,
आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कौन सा घटना कब घटा था। तो रॉलेट एक्ट कब घटा था, तो ये 1919 में। और असहयोग आंदोलन, तो ये तो आप जानते हैं कि 1920 से लेके 22 तक चला था। और बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो ये 1928 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो देखिए कि रॉलेट सत्याग्रह ये महात्मा गांधी द्वारा दमनकारी रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध में किया गया था। और असहयोग आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन चौरा चौरी की घटना ये 1922 में होता है, जिसके कारण कुछ पुलिसकर्मियों को आग में झोंक दिया जाता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह ये किसानों के लिए यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यहीं पे उन्हें सरदार की उपाधि भी दिया गया था यहाँ के महिलाओं के द्वारा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप देख लिए। तो अब यहाँ पे मिलान कीजिएगा तो आसानी से मिलान कर पाइएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा, लाइन से ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ क्षेत्रीय राज और संस्थापक दिया गया है, तो देखिएगा कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है। हैदराबाद के संस्थापक किलिच खां एकदम सही है। अवध के सादत खां और बंगाल के मुर्शिद कुली खां, ये तीनों का तीनों सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, उसने भारत में पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा का स्थान लिया, एकदम सही है। उसने पुर्तगालियों के लिए हिंद महासागर पर रणनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित किया, ये भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में देख लिया जाए। देखिएगा कि पुर्तगाल सबसे पहले आया था लोग यूरोपीय देशों में, और कब आया था लोग, तो उन्हें 1914 में आया था लोग। 17 मई के आसपास में कालीकट के तट पे उतरा था लोग। कालीकट तट कहाँ पे है, तो केरल में है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि केरल के तट पे यानी कालीकट तट पे उतरा था लोग। वहाँ का स्थानीय राजा जोमरिन था। और देखिए कि ये फ्रांसिस्को अल्बू डी अल्बुकर्क है। तो ये विवाह नीति अपनाया था भारत में विस्तार करने के लिए। और ब्लू वाटर पॉलिसी ये पुर्तगालियों के द्वारा ही समुद्र में अपनाया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन के निस्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन बताना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, यह निस्त्रीकरण वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान किया गया था, एकदम सही है। निरस्तीकरण के पश्चात बिहार तथा उड़ीसा का बंगाल में विलय कर लिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि विलय नहीं होता है, बिहार और उड़ीसा का बंगाल में विलय नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें एक अलग प्रांत बनाना सुनिश्चित किया जाता है। विभाजन के निस्त्रीकरण उपरांत राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया कोलकाता से। तो ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए कि बोला जा रहा है पहला में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजुमदार ने की थी, एकदम सही है। और दूसरा में दिया गया है कि यह अधिवेशन लगभग 1 दशक बाद नरमपंथी और गर्मपंथियों के पुनः मिलन का प्रतीक था, ये भी आपका सही है। दोनों का दोनों सही है, तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि नरमपंथी और गर्मपंथी को मिलाने का काम कौन किया था, तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऐतिहासिक योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में देखिएगा, इन्होंने वर्ष 1936 में दलित वर्गों और औद्योगिक श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, एकदम सही है। वर्ष 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के
अधिकारों और समस्याओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का शुभारंभ किया। ये भी आपका सही है। तो देखिए कि एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्य सेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, एकदम सही है। वह उन कुछ क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें कभी कैद नहीं किया गया था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उन्हें फांसी दे दिया गया था, कैद का तो छोड़िए दीजिए। उन्होंने वर्ष 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था, ये भी आपका सही है। तो एक और तीन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि 1933 में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और 1934 में इन्हें फांसी दे दिया जाता है। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय इसके महासचिव के रूप में किसने कार्य किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एजी रंगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा कि स्वामी शाहजानंद को इसका अध्यक्ष चुना गया था, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नई तालीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1937 में वर्धा में जाकिर हुसैन समिति के द्वारा किया गया था, एकदम सही है। नई तालीम का मुख्य विचार था गतिविधि के माध्यम से अधिगम, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्तिगत वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि के पहले बैच में शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? तो देखिए कि केटी तेलंग शामिल थे, जेपी जी सुब्रमण्यम ये भी शामिल थे, ए हो हुम इसके संस्थापक माने जाते हैं, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि प्रथम अध्यक्ष था, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है, उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है 1885 में होता है और बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि पहला अध्यक्ष कौन बने? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी बने। जब कांग्रेस का स्थापना हो रहा था तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, तो ये आप याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। और इसके संस्थापक ए हो हुम है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका देखिए कि राइट आंसर तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, पुणे पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन चुनना है। तो पहला में दिया गया है, इस पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए, एकदम सही है। प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें 148 से 71 कर दी गई, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि पूना पैक्ट जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में होता है, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ, तो ये आप सबसे पहले याद रखेगा। महात्मा गांधी उस समय यरवल जेल में बंद थे, जो पूना में पड़ेगा, तो वहीं उसी जेल में हुआ था। और देखिए कि यहाँ पे पहले अंग्रेज 71 सीट दिए थे दलितों को, और इसे बढ़ाकर 100 कहीं पे 47 आपको मिलेगा, कहीं पे 48 मिलेगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सही हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो केवल देखिएगा कि आपका सी सही हो जाएगा, केवल एक सही है। 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन संकल्प 1882 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए पहला में दिया गया है, इसने स्थानीय निकायों में अधिकांश सदस्य गैर सरकारी तथा अधिमान्यतः निर्वाचित होने की सिफारिश की, ये आपका सही है। इसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि इन स्थानीय निकायों की अध्यक्षता गैर सरकारी सदस्यों द्वारा दी जाए तथा सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाए, ये भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास मुख्यतः निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा?
तो देखिएगा कि थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सुल्तान महमूद बेगरा की जीवनी राज विनोद के लेखक कौन है? तो देखिए कि राज विनोद के लेखक उदय राज हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगलों की सत्ता की स्थिति थी। तो ये क्वेश्चन देखिए कि रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले ये हम लोग देख लिए हैं लोग, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे दक्कन के शासकों के कारण कमजोर हो गई। तो दक्कन के शासकों के कारण कमजोर हुई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया गया है और अर्थ दिया गया है, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ददनी देखिएगा कि ये आपका ददनी दिया गया है, कारीगरों को कच्चा माल और व्यापारियों द्वारा अग्रिम राशि की आपूर्ति, एकदम सही है। कनकुत कनकुत ये साहूकारों और बैंकरों का समुदाय था। कारवानी, देखिए कनकुत जो था साहूकारों और बैंकरों का समुदाय नहीं था, ये था भूमि आकलन के लिए जिम्मेवार राजस्व अधिकारी। तो दो का आपका ये हो जाएगा। कारवानी देखिए कि बड़ी मात्रा में अनाज का ट्रांसपोर्ट करने वाला व्यापारी होता था लोग। शराफ ये साहूकार और बैंकरों के समुदाय था लोग। तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये आपका कूट की सहायता से प्रयोग करके बताना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है कि अनेक भक्ति परंपराओं के तहत शिव, कृष्ण और देवी जैसे विभिन्न देवी देवताओं को एक ही परम सत्ता के विविध रूप माना गया, एकदम सही है। भक्ति संतों ने व्यक्तिगत भक्ति की तुलना में यज्ञ, तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा जैसे बाह्य धार्मिक प्रथाओं पर अधिक बल दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि व्यक्तिगत पे ज़्यादा बल दिया गया, ना कि ये सब पे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान जियाउद्दीन बर्नी के राजनीतिक चिंतन में जवाबी शब्द का तात्पर्य क्या है, यानी जवाबी शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। तो देखिए सुल्तानों द्वारा कुलीनों के परामर्श से बनाए गए राज कानून, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान कृषि नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए आधिकारिक रूप से निर्धारित उपज और आधिकारिक रूप से निर्धारित कीमतों के उपयोग की शुरुआत की, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण किया गया था, जिसे वफा ए शराब के नाम से जाना गया था, तो ये गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने घड़ी और चराई जैसे कई कृषि करों को समाप्त कर दिया, लेकिन उन क्षेत्रों में सिंचाई कर लागू किया जहां नहरों का निर्माण किया गया था, ये भी गलत है। ये फिरोज शाह तुगलक का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं संख्या 9 और 10 भित्ति चित्र किस युग से संबंधित है? तो ये देखिए कि आपका अजंता की गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और ये संगू वंश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महाजनपदों की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महाजनपद 16 महाजनपद के बारे में तो पढ़े ही हैं। यहाँ पे दिया गया है कुल कुछ महाजनपदों में अस्थायी सेनाएं और प्रशासनिक तंत्र थे, जबकि अन्य कृषकों द्वारा गठित सहायक सेना पे निर्भर थे, ये आपका सही हो जाएगा। और महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर भारत में श्रेणियों और गिल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कि श्रेणियां वस्तुओं की कीमतें और गुणवत्ता को नियंत्रित करते थे, ये आपका एकदम सही है। देखिए कि जो श्रेणी होता था लोग या गिल्ड, ये एक व्यापारी होता था लोग, और कीमत तो व्यापारी ही नियंत्रित करता है लोग, तो पहला ये सही हो गया। दूसरा का देखिएगा कि ये बैंकिंग संस्थाओं के रूप में कार्य करता था, एकदम सही है। प्रत्येक शिल्पी श्रेणी का नेतृत्व श्रेष्ठनी नामक प्रमुख करता था, ये भी सही है। उसका जो प्रमुख होता था उसे श्रेष्ठनी के नाम से जाना जाता था। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, जेम्स डिसेस ने ब्राह्मी लिपि के एक अभिलेख को पढ़ा और उसमें देवनाप्रिय प्रियदर्शनी नामक राजा का उल्लेख किया था, बाद में अशोक के रूप में पहचान किया गया, ये आपका एकदम सही है।
लघु शिलालेख 1 में उल्लेखित है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के तुरंत बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि कलिंग युद्ध के बारे में तिसार का अभिलेख में मिलता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और जेम्स प्रिसम के द्वारा 1937 में खोजा गया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि कब खोजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, अभिकथन में दिया गया है कि भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा चीन के साथ साझा करता है, इसके बाद पाकिस्तान के स्थान आता है। ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, जो कि 4096.7 किलोमीटर हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा कि चीन का आता है, जो कि 3488 किलोमीटर है। कारण में देखिए कि मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा क्रमशः भारत के पूर्वी क्षेत्रों में चीन के साथ तथा पाकिस्तान के साथ सीमाओं का निर्धारण करता है। ये आपका सही है, तो देखिए कि आर सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्णतः आंतरिक स्थल रुद्र राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। पहला में दिया गया है, भारत में ठीक 5 पूर्णतः आंतरिक स्थलरुद्ध राज्य हैं। ये आपका एकदम सही है, 5 राज्य हैं जो स्थलरुद्ध है। देखिए कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना हो जाएगा। ये राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, तो ये देखिएगा कि दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इसमें बताना है। यह मुक्त एक ज्वालामुखी पठार है, ये गलत है। यह हिम नदी द्वारा निर्मित एक अपर्दनात्मक मैदान है, ये भी गलत है। यह हिमालय नदियों द्वारा निर्मित एक विस्तृत निक्षेप मैदान है, ये आपका सही है। देखिए कि इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है, जो नदी के साथ गाद आता है, उसी गाद से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि उसके निक्षेप से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला ऑप्शन में दिया गया है, तराई एक दलदली और आंध्र पट्टी है जो भांगड़ क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ये आपका गलत हो जाएगा। तराई एक दलदली और आंध्र पट्टी है जो हिमालय के तलहटी के भांगड़ के दक्षिण में स्थित है। यह देखिएगा कि सिंधु गंगा और का मैदान का भाग है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे भांगड़ लिखा है, भांगड़ नहीं होगा, भाबर होता है, इसी के कारण ये पहला गलत है। तराई क्षेत्र वनों के विकास के लिए अनुपयुक्त है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे वन बहुत अच्छा खासा जैव विविधता मिलता है, तो वनों के लिए ये अनुकूल है, तो ये भी गलत है, तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना है। पहला में दिया गया है, पहला ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सभी राज्यों के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, 90% के आसपास में है। उसके बाद बिहार में देखिए कि 88.7% हो जाएगा। इसका देखिए कि उत्तर प्रदेश 77% के आसपास में है, 77.7, तो ये गलत हो गया। सिक्किम में सभी राज्यों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है, ये भी आपका गलत है। देखिए कि सिक्किम से क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे लगभग 6 से 7 लाख के बीच में जनसंख्या है, तो ये आप बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों गलत है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक उत्पत्ति और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है जो प्राचीन गोंडवाना लैंड ढाल का एक अलग भाग है, एकदम सही है। यह पठार अत्यधिक ऊंची, युवा और वलय पर्वत और गहन घाटी प्रणाली की विशेषता वाला है, ये गलत हो जाएगा।
उतना ऊंचा नहीं है, उसके बाद ये युवा अवस्था में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, बृहत हिमालय श्रेणी की निम्नलिखित प्रमुख पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, यानी कि इधर से इधर के तरफ। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, तो नंदा देवी आ जाएगा, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो धौलागिरी आ जाएगा। इसके बाद देखिए कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, और ठीक इसके बगल में धौलागिरी है जो नेपाल में पड़ेगा, और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में पड़ता है, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। तो जब मैप देखिएगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर मैप नहीं पढ़े हैं तो बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन बताना है। देखिए, पहला में दिया गया है कि इसका सामान्य पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान है। पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान है इसका, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पठार से निकलने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ये आपका सही हो जाएगा। बंगाल के खाड़ी में जाके अपना मुहासा बनाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषण स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, ऊर्जा का पिरामिड। देखिए, ऊर्जा का पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, और किसी भी प्राकृतिक पारितंत्र तंत्र में यह कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, एकदम सही है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है एकदम सीधा होता है। आधारभूत स्थल पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा हमेशा सबसे कम होती है, और प्रत्येक क्रमिक उच्च स्तर पर ये बढ़ती जाती है। ये आपका उल्टा दे दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। तो ऊंचाई पे जैसे जैसे जाइएगा तो कम होते जाएगा, ना कि बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियां वैश्विक कार्बन सिंक के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करती है। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, पहला में दिया गया है गहन समुद्रिक महासागरीय बेसिन, ये आपका सही हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। विशाल आबादित पीठभूमि, ये आपका हो जाएगा। सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये भी हो जाएगा। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन की स्टोन प्रजातियां के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो की स्टोन प्रजातियां के उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है। तो देखिएगा कि सामुद्रिक उत्प्लाव द्वारा सी आर्चर का शिकार करना, एकदम सही है। रेगिस्तानी टिड्डे द्वारा सभी कृषि फसलों का उपभोग करना, ये आपका की स्टोन प्रजातियां नहीं है। कवक और गहरी मृदा में पाई जाने वाली जीवाणु लकड़ी के लट्ठों का विघटन करना, देखिए कि ये भी आपका नहीं होगा। स्टारफिश द्वारा मसल्म का शिकार, ये आपका सही हो जाएगा। 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि की स्टोन जो प्रजाति होता है, देखिए की स्टोन जो प्रजाति होता है, लोग किसी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली पे उनकी संख्या के अनुपात में कहीं अधिक प्रभावी होता है लोग। जैसे जो टाइगर रिजर्व होता है, तो टाइगर तो उसमें बहुत कम होता है लोग, 300-400, लेकिन उस पर राज कौन करता है, टाइगर ही करता है लोग। तो ऐसे जो प्रजाति होता है लोग, उसे की स्टोन प्रजाति बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कथन वाला आ गया। तो देखिए कि अभिकथन में दिया गया है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है। ये हो सकता है उल्टा सीधा कैसे भी हो सकता है। कारण देखिए, कुछ बड़े वृक्ष उच्च पोषण स्तरों पर असंख्य शाकाहारी परजीवी और पराजीवी की आश्रय देते हैं, ये भी सही है, और इसका सही से डिफिनेशन भी समझा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित है, इसमें बताना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे दिया गया है, नील नदी का उद्गम इथोपिया। तो देखिए कि नील नदी का उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसका उद्गम का अगर बात किया जाए तो इथोपिया आपका सही है। 3-4 देश के आसपास में ये इसका निकलता है। तो नील नदी का उद्गम इथोपिया दिया गया है। चलिए अगला ऑप्शन देखिएगा कि नील नदी का अंतिम डेल्टा प्रवाह मिस्र है। देखिए कि मिस्र को नील नदी का देन भी बोला जाता है, तो ये भी सही है। श्वेत नदी और नील नदी
नदियों का संगम सूडान में होता है, ये भी आपका सही है। श्वेत नील नदी का उद्गम दक्षिण सूडान में होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। और 1, 2, 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैश्विक झील और एक तरफ स्थान दिया गया है और मिलान करना है, तो ये बताना है कि कौन सा झील कहाँ पे है। तो इसमें देखिएगा लेक तुलारे ये कहाँ पे है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ेगा। लेक लेक ओनोंगा कहाँ है, रूस में है। और लेक माराकाइबो ये कहाँ पे है, तो ये वेनेजुला में है। और लेक टिटिकाका के बारे में आप बार बार पढ़े होंगे कि सबसे ऊंचाई पे कौन सा झील है, तो ये पेरू में हो जाएगा। तो देखिए कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि यह जलवायु क्षेत्र अत्यधिक विशिष्ट है क्योंकि यहाँ गर्म, शुष्क और गर्मियाँ और हल्की वर्षा वाला सर्दियाँ होती है, ये आपका सही है। यह आमतौर पर दोनों गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पे पाया जाता है। देखिएगा जैसे ये पृथ्वी है, तो यहाँ से एक रेखा खींचा गया है जिसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। और पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, एक आपका उत्तर और एक दक्षिण। अब मान लीजिए कि एक कोई चीज़ इसके आसपास में है, तो एक अगर पूरब में होगा तो दूसरा का दक्षिण में होगा। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पे नहीं होगा, एक पूर्वी एक पश्चिमी हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि सालों भर वर्षा होते रहता है और यहाँ के जो फल होते हैं, खट्टे फल सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। और यहाँ पे देखिए कि शराब के लिए मशहूर है, जो अंगूर बनता है वो शराब के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से देश पूरी तरीका से भू आबाद है, यानी समुद्री सीमा नहीं लगता है, इसमें से बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है लाओस, ये आपका एकदम सही है। मंगोलिया भी हो जाएगा, कंबोडिया तो नहीं होगा, हिंद महासागर में इसका सीमा साझा पड़ता है। अफगानिस्तान हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभिकथन में दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का धरातल आमतौर पर अंधकारमय होता है और वहाँ बहुत कम घास या घने पौधे पाए जाते हैं। तो ये तो आपका देखिएगा ये आपका एकदम सही है। पेड़ों का सघन विदान सूर्य के अधिकांश प्रकाश को जमीन तक पहुंचने से रोक देता है, ये भी सही है। तो इसी कारण देखिए कि जब सूर्य के प्रकाश जमीन पे जाएगा नहीं, तो वहाँ पे आपका खरपतवार नहीं होता है। तो दोनों सही है और इसका डिफिनेशन भी ये सही से बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे देखिए कि सही व्याख्या नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है टैगा वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है टैगा बायोम दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। तो देखिए कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो देखिए कि टाइगा वन विशाल शंकु वृक्षीय सदाबहार वनों में से एक होते हैं जो विश्व के ऊंचे उत्तरी अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये दक्षिणी अक्षांश में नहीं पाया जाता है, तो ये आपका सही है। टैगा वनों में वृक्ष मुख्यतः चौड़ी पत्तियां वाले वर्णपाती वृक्ष होती है, चौड़ी नहीं संकीर्ण पत्ती होता है, पतला पतला, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कुपिन जलवायु कूट और जलवायु विवरण दिया गया है, तो यहाँ पे मिलान कीजिएगा। तो देखिएगा इसमें आपका ए एफ दिया गया है जो कि ट्रॉपिकल वर्षावन जलवायु से संबंधित है, तो ए का आपका 4 हो जाएगा। ए डब्ल्यू ये तो आप जानते ही होंगे, ये आपका ट्रॉपिकल सवाना जलवायु है। और सी एस क्या हो जाएगा, तो भूमध्य सागरीय जलवायु है। और डी एफ सी आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टैगा जलवायु। तो इस प्रकार मिलाइएगा 1 का 4, तो ये सभी कट गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक देश दर्जला फरात नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
ईरान हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा, इराक हो जाएगा, सभी हो जाएगा लोग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए पहला में दिया गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजन किया, एकदम सही है। 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। और देखिए कि 1813 के अधिनियम के तहत ही शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। साथ में देखिए कि ईसाई मशीनरी को प्रचार करने का अनुमति दिया गया, तो ये भी आप याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर ने की थी, ये एकदम सही है। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो इसमें बताना है। देखिए कि अभिकथन में दिया गया है भारत की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। तो ये देखिएगा कि आपका तो ये अभिकथन तो एकदम सही है। 1946 के अधिनियम के तहत संविधान सभा का स्थापना किया गया था। कारण में देखिएगा कि संविधान सभा के कुछ सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कि डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए निम्नलिखित शब्द को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे आते हैं। तो भारतीय प्रस्तावना अगर याद होगा तो आसानी से आप बना पाइएगा। हम भारत के लोग यहाँ से शुरू होता है, और देखिएगा कि सबसे पहले आपका संप्रभु आ जाएगा, उसके बाद आपका समाजवाद आ जाएगा, समाजवाद के बाद आपका पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि ये आपका गणराज्य आ जाएगा। तो देखिए कि इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। 5 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है रीट और इधर अर्थ दिया गया है। तो चलिए मिलान कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका क्या हो जाएगा? को प्रस्तुत करना, ये आपका हो जाएगा। परमादेश यानी कि आदेश देना, प्रतिषेध यानी कि रोकना हो जाएगा, और उत्प्रेरक मतलब प्रमाणित होना, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो एक का 2 तो ये कट गया, और बी का 1 ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला में दिया गया है नवसृजित भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य का समावेशन। ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्णसीन समिति, याद रखिएगा किसके द्वारा? स्वर्णसीन समिति के द्वारा ये बोला गया था। और देखिए कि जब मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया तो कितना था? 10 था। वर्तमान में कितना है? 11 है। 2002 में संशोधन करके एक और जोड़ा गया। तो ये अब थोड़ा सा याद रखिएगा किस देश से लिया गया है, तो रशिया के संविधान से लिया गया था। संपत्ति का अधिकार देखिए कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। और देखिए पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के तहत मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे निकाल के 44वें संविधान संशोधन के तहत देखिए कि 300 आर्टिकल 300 के क में शामिल किया गया है। अब ये कौन सा अधिकार हो गया? तो ये अब कानूनी अधिकार हो गया है। तीसरा का देखिएगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने हेतु अनुच्छेद 21 के ए में समावेशन किया गया। ये आपका हो जाएगा 85-86वें संविधान संशोधन में ये किया गया, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला ये 3 हो गया। चौथा देखिए, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 15 के 5 को लागू करना ताकि राज्य निजी
शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। ये 93वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। तो देखिए कि 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत चुनना है। पहला में दिया गया है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, एकदम सही है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी सही है। और देखिए कि राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, इसमें आपका 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये गलत हो गया। राज्यसभा के चुनावी अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर होता है, ये भी सही है। 1, 2, 3, 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें हम लोग को गलत चुनना था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों और उनके विषय के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए कि एक तरफ अनुसूची दिया गया है, एक तरफ विषय दिया गया है। तो पहला में देखिएगा, प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें बताया गया है, उसके सीमा के बारे में, इस सब के बारे में। द्वितीय अनुसूची राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के वेतन और भत्ते, ये भी सही सुमेलित है। और देखिएगा कि तृतीय अनुसूची राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि तृतीय में शपथ प्रतिज्ञा के प्रारूप है, किंतु इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ शामिल नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चतुर्थ अनुसूची संघ एवं राज्य संबंधी, ये तो 7वां में है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि राज्यसभा के सीटों का इसमें बताया गया है, तो 3 और 4 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि गलत इसमें पूछा जा रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 तो सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के चतुर्थ अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में देखिएगा, यह राज्यसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है, ये एकदम सही है। इसमें दिल्ली पांडुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी निर्दिष्ट है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिलान करना है, अनुच्छेद दिया गया है और इधर प्रावधान दिया गया है। तो देखिएगा थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अनुच्छेद 249, तो 249 देखिए कि राज्यसभा के प्रस्ताव पर राज्य सूची का विधान है, तो 1 का आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया। अनुच्छेद 250 ये क्या बताता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद का विधायी अधिकार, तो ये आपका बी का 1 हो जाएगा, तो ये कट गया। अनुच्छेद 252 ये आपका बताता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पे संसद विधान, ये आपका सी का 3 हो जाएगा, ये कट गया। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते के क्रियान्वयन हेतु विधान, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उपसभा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकता है? सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो देखिएगा कि पहला में दिया गया है राज्यसभा के पद की रिक्त, तो ये आपका सही है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाना, ये भी सही है। राज्यसभा के बैठक से सभापति की अनुपस्थिति, ये भी सही है, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसदीय सत्र चक्र के सामान्य प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा पहला दिया गया है सदन का सत्रवासन, राष्ट्रपति द्वारा सदन को आहूत करना। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि जब चुना जाता है सांसदों को, तो सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा सदन को आहूत किया जाता है। उसके बाद वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा। फिर 3 आ जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। इसके बाद देखिए कि अनिश्चितकालीन स्थगन और उसके बाद सदन का सत्रवासन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संसद में विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में देखिएगा ये दिया गया है संसद द्वारा विनियोग
विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि आहरित नहीं कर सकती है। ये एकदम सही है। विनियोग विधेयक को समय पर पारित करने हेतु नए वित्तीय वर्ष से पूर्व इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा, दोनों में एक साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है, पहले आपका लोकसभा में प्रस्तुत होगा फिर राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। तो इसमें आपका देखिएगा 54 दिया गया है, 81 दिया गया है, फिर 54 दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 9 से इसमें अगर भाग दिया जाए 54 में तो कितना हो जाएगा। तो भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसमें भी भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इन दोनों को गुना कराया जाए तो फिर से 54 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा कि यहाँ पे 63 है, 108 है और यहाँ पे 84 है। तो 9 से भाग दीजिएगा तो कितना, 7, और फिर यहाँ पे इसमें भाग दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। तो इसमें गुना करा दीजिए, आपका 84 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे अक्षर समूह से और चौथे तीसरे से संबंधित है। तो देखिए कि इसमें आपका ए सी ई दिया गया है। तो यहाँ पे ए का मान 1 होता है, सी का मान आपका 3 होगा, ई का मान 5 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो डी का मान देखिएगा कि 4 होगा और यहाँ पे एफ का मान 6 हो जाएगा और एच का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 1 3 5 दिया गया है, यहाँ पे 4 6 8 दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा कि आपका 12 13 16 20 दिया गया है और यहाँ पे 12 2 14 और 13 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे आर आपका 18 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे देखिए 3 जोड़ा गया, यहाँ पे आपका 3 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे 1 जोड़ा गया। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कि जी का मान कितना होता है, 7 होता है, क्यू का मान 17, ई का मान 5, एल का मान 12। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसी प्रकार एक क्रम जा रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2029 को गुरुवार है तो 12 अगस्त 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए कि सप्ताह का इस दिन कौन सा हो जाएगा, तो आपका सोमवार हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द को उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे शब्द से संबंधित है। फेफड़ा श्वसन का काम करता है, तो पेट किसका काम करता है ये पूछा जा रहा है। तो फेफड़ा श्वसन का काम करता है और पेट किसका काम करता है, तो पाचन का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाएं पक्ष में दिए गए शब्दों के बीच किस तर्क संबंध के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। अष्टकोण दिया गया है, यहाँ 8 दिया गया है, तो वैसे ही यहाँ पे बताना है। तो देखिए कि यहाँ पे 9 भुज दिया गया है तो यहाँ पे 9 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक म्यूजियम गाइड आपातकालीन निकासी अभ्यास कर रहा है। वह मेन हॉल से शुरू करता है और 30 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं से बाएं मुड़कर 15 मिनट, अच्छा देखिएगा कि उसका मुंह किस तरफ है ये बताना है। तो ये भी देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है। सबसे पहले किसी भी बिंदु को ले लीजिए और मेन हॉल से शुरू कर दीजिए, 30 मीटर पूर्व के दिशा में चलता है, तो 30 मीटर यहाँ कहाँ पे हो गया, पूर्व के दिशा हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए इधर पूर्व हो गया तो इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा और इधर दक्षिण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 30 मीटर के चलने के बाद वो फिर बाएं मुड़ता है। तो अगर आप इधर चल रहे हैं पूर्व की तरफ तो बाएं आपका इधर हो जाएगा। तो कितना चला, तो 20 मीटर चला। अब इसका मुख किधर है, तो उत्तर के दिशा में है। अब ये क्या बोल रहा है, इसके बाद फिर से वो बाएं मुड़कर 15 मीटर चला। तो फिर से अगर इधर मुँह है तो इधर मुड़ेगा और कितना चला, तो 15 मीटर चला। अंत में वो दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो इधर मुँह किया हुआ है
पश्चिम के तरफ, तो दाएं उत्तर के दिशा में हो जाएगा। तो सभी गतियों अंततः किस दिशा में वो मुख किया है, तो उत्तर दिशा में किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि यहाँ पे आरेख दिया गया है, कितनी कॉफी आलू नहीं है। तो देखिए ये पोटैटो है, ये टी है, त्रिभुज टी हो जाएगा, ये कॉफी हो जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि आरेख में कितनी कॉफी आलू नहीं है। तो सबसे पहले कॉफी देखिए, कॉफी आपका वृत्त है, ठीक है, जितना वृत्त में आएगा सभी आपका कॉफी है। अब इसमें बोल रहा है कितने कॉफी आलू नहीं है, आलू कौन है, ये है। तो ये आपका देखिएगा कि आलू के अंतर्गत 8 और 6 है, और ये आपका 3 और 14 हो जाएगा। तो 3 और 14 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये तो आसान है, बहुत आसान है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है, एक कूट भाषा में दिया गया है 14 एट ऑफ रेट 3 एट ऑफ रेट 2 इंटू 10। तो यहाँ पे ऐसा क्या रखा जाए कि ये आपका समीकरण बन जाए। तो ये समीकरण बनाने के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो देखिए कि 14 इंटू, अगर हम 14 इंटू 3 कर दे और -2 कर दे तो कितना आ जाएगा, 14 3 42 2, या 14 इंटू -2 कर दिया जाए और बट्टा में, एक मिनट ये पैटर्न देखिएगा। तो देखिए इसे बना लीजिएगा, इसे बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, तो ये और बड़ा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे गुना, यहाँ पे माइनस करके गुना भाग करके देख लेना है कि कौन सा हो जाएगा, उसी प्रकार इसे कर देना है। तो देखिए कि आपका यहाँ पे कोड जो दिया गया है 14 इंटू 3 -2 और बाटा में 4 दिया गया है, वैसे ही यहाँ पे 18 इंटू 2 और माइनस में 4 और बाटा में 4 दिया गया है, इस प्रकार निकालना है। तो इसी प्रकार कर लीजिएगा 20 इंटू 3 और -8, तो आपका निकल के आ जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर आपका सी निकल के आएगा, 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वेयर हाउस मैनेजमेंट 7 अंकीय पैकेज फूड यहाँ पे दिया गया है, समीक्षा कर रहा है। क्रमबद्ध करने हेतु वह सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। इस पुनः व्यवस्था के बाद कितने अंक मूल स्थिति में बने रहते हैं। तो देखिए कि इसमें आपका व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 9 करके ऐसे आ जाएगा। और उसमें देखना है कि कौन से स्थान पे जो सही में है, तो इसमें आपका 2 ऐसे अंक निकल के आएगा जो उसी स्थान पे आएगा, जैसे 1 2 3 ऐसे गिनेंगे लोग, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि एक कूट भाषा में डॉन को 66 लिखा जाता है और लीटन को 77 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टाउट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये सभी को जोड़ दिया गया है और जोड़ के उतना उसमें और जोड़ दिया गया है जितना, ये देखिएगा कि आपका, तो जोड़ के उसके बाद उलट के जोड़िएगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 143 इसका निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि आपका 150 यहाँ पे खत्म हो रहा है क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग उतना अच्छा से नहीं समझाए हैं, क्योंकि देखिए समझाने के लिए बेसिक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा और 2 घंटा के 1.5 घंटा के अंदर टेस्ट खत्म करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर कोई देखेगा नहीं। तो इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।